मैंने मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अर्चना तिवारी, पासपोली मनपा शाला से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। उसमें बच्चों सबसे पहले आज के टॉपिक में, जैसे कि आपने देखा मेरा लेक्चर हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरू होता है, तो आज का मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मान लीजिए दो बीकर हैं। ये देखिए, ये दो बीकर हैं और इसमें 4 गुलाब जामुन है और इसमें भी 4 गुलाब जामुन है। बट एक में मैंने शीरा तैयार किया है जिसमें मैंने 1 स्पून शक्कर डाली है और दूसरे बीकर में मैंने 4 टेबल स्पून शक्कर डाली है। तो 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड 4 टीस्पून ऑफ शुगर। गुलाब जामुन सुन करके बच्चों सभी का गुलाब जामुन खाने का मन भी करने लगा होगा। तो आज का खास, क्योंकि त्योहार का उसके अंदर शक्कर जो है वो केवल 1 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून है। और दूसरे वाले बोल में जो है वो 4 चम्मच शक्कर है। उसकी मैंने कहते हैं ना शीरा तैयार किया है। मैंने जो चाशनी तैयार की है ये 1 चम्मच शुगर से है और ये 4 चम्मच शुगर से है। तो वाला गुलाब जामुन ज्यादा टेस्टी होगा डेफिनेटली। जो हमारे बीकर नंबर 2 है उसका गुलाब जामुन बहुत ज्यादा टेस्टी होगा और ये कम टेस्टी होगा। ये किस कारण हुआ बच्चों? क्योंकि 4 गुलाब जामुन के लिए कम से कम 4 टेबल स्पून शुगर चाहिए ही चाहिए। तो ये वाला ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा रसेदार होगा और ज्यादा बेहतर होगा। एट द सेम टाइम हमें ये गुलाब जामुन ज्यादा बेटर बना है, इसके लिए 2-3 पैरामीटर इम्पोर्टेंट हैं। तो जिसे हम कहते हैं कि सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता है, ये जो गुलाब जामुन और ये जो उसका जो चाशनी है, इसका ओवरऑल इफेक्ट जो होता है ये 2-3 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो विलेय की मात्रा, विलेय मतलब यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन, ये हुआ विलेय। विलायक क्या हुआ? जिसमें उसको हम डुबा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे इन दिस केस चाशनी। और विलेयन क्या तैयार हुआ? ये पूरा जो है, जो मिक्सचर है विद चाशनी गुलाब जामुन का, ये हो गया एक विलेयन, जिसमें हमारा विलेय है। विलेय बच्चों अक्सर ज्यादातर ठोस अवस्था में होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में भी होता है। अगला एग्जाम्पल हमारा द्रव अवस्था वाले विलेय का होगा। तो विलेय जो घुल रहा है, विलायक जिसमें घोला जा रहा है, अक्सर इसकी क्वांटिटी कम होती है स्टूडेंट और इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसी में घोल रहे हैं ना हम। और उसके बाद जो पूरा दोनों के मिश्रण से, संयुक्त मिश्रण से जो घोल तैयार होता है वो कहलाता है बच्चों विलयन। तो आई होप अब आप ये समझ चुके होते हैं कि क्या है विलेय, क्या है विलायक, और उन दोनों के मिश्रण से बनता है विलयन। ये देखिए यहाँ विलयन और विलयन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब आइए समझते हैं स्टूडेंट, जो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि सांद्र को अच्छे से समझने की और कोशिश करते हैं। ये है 2 बीकर, बोल रहा है एक में ये 10 ml 20 ml की बनी हुई है। इस बीकर में 10 ml 20 ml, सर में 20 ml पानी लीजिए। आधा नींबू, आधा नींबू, आधा नींबू, एक नींबू कट करिए बराबर 2 हिस्सों में, आधा इसमें निचोड़ दीजिए और आधा नींबू इसमें निचोड़ दीजिए। अब आप जब उसको इमेजिन करिए, 2 नींबू, 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 2 नी
चखेंगे, जब आप इसको टेस्ट करेंगे, तो कौन सा वाला ज्यादा खट्टा महसूस होगा और कौन सा कम खट्टा महसूस होगा। आप खुद सोचिए ना, आप शरबत तैयार कर रहे हैं, तो अगर आपने हाफ ग्लास शरबत तैयार की और एक ग्लास शरबत तैयार की है, एक में आपने हाफ ग्लास वाले में भी आधा नींबू निचोड़ लिया, एक ग्लास वाले में भी एक आधा नींबू निचोड़ लिया, कौन सा वाला ज्यादा खट्टा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा खट्टा होगा। और इसमें खट्टेपन का एहसास थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसमें जो है विलेय और विलायक, उसका जो प्रपोर्शन है, उसका अनुपात है, ये अधिक है। इसमें विलायक जो है वो 10 ml ही है, मतलब थोड़ा है, कम है। वो जो दवाई कफ सिरप आते हैं तो उसपे देखिए एक प्लास्टिक का लिड दिया होता है, जिसमें हम मेजरमेंट दिया होता है 5 ml 10 ml। तो 10 ml मतलब वो ऊपरी वाला मार्क। इतना कम में आधा लेमन ही सीधे अगर आपने निचोड़ दिया, तो इमेजिन ये कितना ज्यादा खट्टा होगा। आपको और हमें सुन करके भी मुंह से पानी आ रहा है। तो ये बच्चों ज्यादा खट्टा होगा। तो विज्ञान ऐसे सॉल्यूशन को कहता है सांद्र, और इसे कहता है तनु। मतलब दोनों ही में विलेय और विलायक दोनों ही समान है, बट उनकी सांद्रता में बच्चों फर्क है। एक ज्यादा सांद्र है, मतलब एक में विलेय की मात्रा, विलेय और विलयन, जो विलेय और विलायक है उसका प्रपोर्शन जो है वो अधिक है। कहने का मतलब है कि इसमें ज्यादा है, और इसमें विलायक के मुकाबले विलेय की मात्रा कम है। तो इसका मतलब ये तनु होगा, तनु विलयन होगा। तो अब आप बड़े अच्छे से सांद्र और तनु में भी फर्क समझ चुके हैं बच्चों। अब इसके साथ आगे का टॉपिक करते हैं, जिसमें हमें एक चार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, और इस चार्ट के द्वारा आप समझाएंगे कि इसे हम व्यक्त कैसे करते हैं। तो बच्चों अच्छे से समझ लीजिए पहले तो, कि जो सांद्रता होती है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, सांद्रता। तो सांद्रता को व्यक्त किसमें करते हैं? देखो, इसकी दो इकाइयां हैं, ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर को स्टूडेंट शॉर्टकट में मोलैरिटी भी कहते हैं, मोलैरिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन की, सांद्रता की दो इकाइयां हैं, सांद्रता की दो इकाइयां। हम इसे दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। विले को जैसे गुलाब जामुन का जो पाउडर है, अगर अगर आप उसे ग्राम में मेजर किए हो, तो सांद्रता को ग्राम पर लीटर में व्यक्त करोगे। और यही जो गुलाब जामुन का जो पाउडर होता है, उसे अगर आपने मोल में व्यक्त किया है, तो वो होता है मोल पर लीटर। जैसे कि मैं अगर नमक और पानी का घोल बनाती हूँ, नमक और पानी का घोल, तो अगर नमक को मैंने बच्चों ग्राम में वजन करके 1 लीटर पानी में लिया है, तो मैं उसको, उसकी सांद्रता को ग्राम पर लीटर में व्यक्त करूंगी। और यही अगर मैंने एक, लेट से 1 मोल नमक को मेजर किया है, उसका मापन किया है, और 1 लीटर पानी में घोल दी हूँ, तो अब मैं 1 मोलैरिटी का वो सोल्यूशन बोलूंगी, तो उसे मैं मोल पर लीटर में व्यक्त करूंगी। तो ये दो राशियां आप बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि आप इस फाइनल चार्ट को अगर एज अ होल देखोगे, तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज स्टूडेंट। तो आप ध्यान से देखिए कि ये टेबल है किस लिए। ये किसी भी विलेय की, किसी पर्टिकुलर विलयन में घोलने के बाद कुछ पर्टिकुलर उसकी एक्स वाई जेड मात्रा है विलेय की, और एक्स वाई जेड मात्रा है विलायक की। जब हम उसका विलयन तैयार करते हैं, तो उसकी सांद्रता कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, ये चार्ट वो हमें समझाता है। ये देखिए, आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ग्राम पर लीटर में एक बार सांद्रता व्यक्त की गई है, और एक बार मोल पर लीटर में। एक ही पदार्थ नमक, जिसका अणु सूत्र है NaCl, जिसका अणु द्रव्यमान है बच्चों 58.5 ग्राम, मतलब डाल्टन। अगर इसी को मैं ग्राम में ले रही हूँ, माना कि मैंने उसको 117 ग्राम लिए हैं, 117 ग्राम लिए हैं, तो कैसे पता करूंगी बच्चों कि वो कितना मोल है? ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा सा ब्रश अप करना है अपने नॉलेज को,
तो यहाँ पे आपको बताया भी है कि उसको मोल में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। D/C, ये देखो मैंने स्टार्स मार्क किए हैं। D/C मतलब 117/58। अब 117/58.5 करोगे तो इसका डबल है बच्चों 117। 58.5 गुणे 2 करोगे तो आपको 117 मिलता है, तो इसका मतलब 2 मोल। इसका मतलब अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो मैंने NaCl को अगर मैं ग्राम में मेजर करूं तो 117 ग्राम NaCl मैंने माप किया है। और यही अगर मैं मेजर करूं मोल में, NaCl को मोल में व्यक्त करूं तो मैंने कितना NaCl लिया है, 2 मोल। अब इसे मैं घोलने वाली हूँ। जो विलयन उसका तैयार हुआ है वो 2 लीटर का है। 2 लीटर पानी में मान लो मैंने इतना घोला है। अब मुझे सिंपल से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे इसकी मोलैरिटी में व्यक्त करके बता दो सांद्रता, और मुझे ग्राम पर लीटर में भी बता दो। तो जब ग्राम पर, देखिए ग्राम लीटर, तो ग्राम पर लीटर में व्यक्त करूंगी तो ग्राम बटे लीटर, तो ग्राम में उसकी क्वांटिटी ले लो 117, बटे लीटर में ले लो 2। तो 117 ग्राम नमक घोला गया है 2 लीटर में, तो आप कट करोगे तो 58.5 ग्राम पर लीटर। क्यों इकाई ग्राम पर लीटर आई, क्योंकि ग्राम में सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था 2 लीटर, तो ग्राम पर लीटर ये देखिए यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद यही सेम जो चीजें हैं, अगर मुझे मोलैरिटी में व्यक्त करनी, उसी विलयन की सांद्रता, मैं कहूंगी मुझे नहीं चाहिए ग्राम पर लीटर में, मुझे सिंपल से आप मोलैरिटी में बता दीजिए। मोलैरिटी मतलब क्या, मोल बटे लीटर, उसमें व्यक्त करिए। तो अब आपको ये हटाना पड़ेगा क्योंकि आपसे मैं जानकारी मोल में मांग रही हूँ, मोल प्रति लीटर, तो मुझे मोल में आंकड़े चाहिए। अब मोल भी हमने रेडी रखा है आपके लिए, देखिए 2, तो 2 मोल NaCl लिया था और 2 लीटर में डिसॉल्व किया था, 2/2 कट गया, 2 1 2, तो ये हो गया 1 मोलैरिटी। इसका मतलब सेम सोल्यूशन जिसमें कितना NaCl है, जिसमें कितना NaCl है, सेम सोल्यूशन जिसमें क्या था, NaCl का घोल है। तो ये सोल्यूशन अगर मैं मोल में व्यक्त करूं तो कितना मोल है, 1 मोलार। और यही अगर मैं व्यक्त करूं ग्राम पर लीटर में तो बच्चों इसे आप बोलोगे 58.5 ग्राम पर लीटर। इससे एक और बात समझ में आती है बच्चों कि अगर मैं आपको लेबोरेटरी में भेजूं और बोलूं कि स्टूडेंट गो एंड प्रिपेयर 1 मोलार NaCl, तो अब आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाएंगे और 1 मोल HCl के लिए, NaCl के लिए पहले क्या करेंगे, अगर आपको ग्राम में मेजर करने को मिलेगा तो आप 117 ग्राम 117 ग्राम NaCl वेइंग बैलेंस पे वे करेंगे और उसके बाद 2 लीटर पानी लेंगे और उसमें मिक्स कर देंगे और 2 लीटर का NaCl आप मुझे प्रिपेयर करके दे देंगे और बोलेंगे ये लो टीचर, ये आपका 1 मोलार NaCl 2 लीटर। अगर यही मैं बोलूंगी कि नहीं बच्चों मुझे 2 लीटर का काम नहीं, मुझे सिर्फ 1 लीटर चाहिए, तो आप इसको भी आधा कर दोगे, इसको भी आधा कर दोगे, 1 लीटर पानी लोगे और 58.5 ग्राम ऑफ NaCl वे करोगे, उतना उसको वजन करोगे और फिर ला करके घोल करके दे देंगे कि ये लीजिए टीचर, अब ये अभी भी ये 1 मोलार NaCl का घोल है, विलयन है, जो कि 1 लीटर है जैसा कि आपको चाहिए था। तो ये टेबल हमें कई तरीके से उपयोगी होता है और हमें कई तरीके से इसका उपयोग समझना है कि पहले तो हमें सांद्रता क्लियर होती है कि दोनों ही इकाइयों में हमें बड़े आसानी से व्यक्त करने आ जाती है, और प्लस कल को अगर कोई विलयन हमें खुद से तैयार करना है या सोचना है 1 मोलार, अच्छा ठीक है HCl अगर 0.1 मोलार बनाना है तो कितना, मतलब 1 मोलार तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसलिए टीचर बार बार आसानी से बता दे रही है। कुछ डेसिमल में बता करके दिखाओ
कि डेसिमल वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, कि 0.1 मोलार अगर HCl बनाना है, अब टीचर मुझे बोल दी कि 0.1 मोलार HCl जाओ और बनाओ, तो मैं कैसे करूंगा, वो भी सिखाइए मुझे टीचर। तो ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम वही ले लेते हैं। चलो HCl, पहले उसका नाम लिखो बच्चों। HCl के दो नाम है, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो दोनों ही बोला, तो इसका मतलब ये है बच्चों की इट इज HCl, वी आर टॉकिंग अबाउट HCl। ओके, अब इसका अणु द्रव्यमान आपको पहले निकालना होगा। तो H और Cl का क्या है इंडिविजुअल परमाणु द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों, 35.5 क्लोरीन का और 1 हाइड्रोजन का, तो इट इज 36.5 U। ओके, अब उसके बाद लेकिन हमें बोल कितना रहा है, बुक में भी दिया गया है कि 3.65 ग्राम लेना है। इसका मॉलिक्यूलर मास तो इतना है, लेकिन हमें वजन कितना करने को बोला गया है कि अगर मुझे बताओ कि अगर मैं विलेय उतना, उसका वो तो उसका अणु द्रव्यमान है, बट जैसे पिछले वाले केस में अणु द्रव्यमान नहीं, मुझे 117 ग्राम NaCl वे करना था। यहाँ पे वो बोल रहा है इतना ज्यादा नहीं करो, इसका 10वां हिस्सा करो, 3.65 ग्राम की वे करो। तो ठीक है, हम जितना बोल रहा है उतना में ही कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, 3.65। अब आपको यहाँ पे देखो दिया है स्टार वाला, D/C करते हैं बच्चे आप, तो आपको मोलैरिटी आ जाती है कि अरे मैं HCl वे कर रही हूँ 3.65 ग्राम, तो ये मुझे मोल्स में भी पता होना चाहिए। जैसे जब मैं NaCl 117 ग्राम वे कर रही थी, तो मुझे पता है कि मैं 2 मोल NaCl वे कर रही हूँ। अब यहाँ पे HCl अगर 3.65 ग्राम वे कर रही हूँ, तो मैं कितना वे कर रही हूँ नहीं पता। अगर पता करना है तो कैसे, D/C कर लो, ये स्टार बटे ये स्टार, मतलब 3.65 अपॉन 36.5, तो इट इज 1/10, इसका मतलब 0.1, तो ये आएगा 0.1, इसका मतलब 0.1 मोल। तो अब हमें पता चल गया कि 0.1 मोल HCl इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब ये घोल तो मैंने तैयार कर दिया। अब विलायक ये कितना लेने को कह रहा है, विलयन मतलब कितना बनाना है, 1 लीटर का। तो ये जो लीटर होगा ये कितना, 1 लीटर सोल्यूशन है। अब 1 लीटर में 0.1 मोल अगर हम स्टर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो अब वो होता कितना है मोलैरिटी में और ग्राम पर लीटर में, मतलब इसकी सांद्रता को मैं क्या बुलाऊंगी, दोनों ही आपको बताया है। अगर ग्राम पर लीटर चाहिए तो ग्राम बटे करो, अगर मोल पर लीटर चाहिए तो मोल बटे लीटर व्यक्त करो। तो ये लोग करते हैं, पहले ये बटे ये करते हैं, ग्राम पर लीटर 3.65 अपॉन 1। आपको पता है किसी भी संख्या में से अगर एक का भाग दो तो वही संख्या हमें आती है, तो ये हो गया 3.65 कितना ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट, अब हमें ज्ञात करना है कि वो मोलैरिटी कितनी है। याद करिए हमें क्या करना था, मुझे टीचर सिखा रही थी कि 0.1 मोलार अगर HCl बनाना है तो कैसे करते, तो देखिए हम कर पाए क्या इजीली। उसके बाद अब हमें इससे इसमें भाग देना है, तो 0.1 अपॉन 1, अगेन यू विल गेट द सेम नंबर 0.1 मोलार। तो ये देखिए 0.1 मोलार, तो बन गया आपका 0.1 मोलार का सोल्यूशन स्टूडेंट। ओके, बन गया आपका 0.1 मोलार का सोल्यूशन। अगेन बताती हूँ कि क्या किया, हमें 1 मोलार सोल्यूशन में इतना लेना होता है, तो 0.1 लेना था, तो एक डेसिमल यहाँ पे पीछे गया, बाई साइड में हमने भी पीछे कर दिया, हमने 36.5 के बजाय 3.65 ग्राम HCl ही वे किया, उसको हमने मिक्स कर दिया 1 लीटर सोल्यूशन में स्टूडेंट, और बन गया हमारा 0.1 मोलार HCl। तो कल को अगर मैं आपको लेबोरेटरी में भेज करके बोलूं कि बच्चों अब जाओ 0.1 मोलार HCl बना के लाओ, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, फटाफट HCl वेइंग बैलेंस में जो
जिससे मापा जाता है, तो उसमें मेजर कर लोगे। जैसे ही वो डिस्प्ले में 3.65 ग्राम दिखेगा HCl, फटाफट लेकर के आओगे, 1 लीटर पानी में मिक्स कर दोगे और ले आकर के मेरे सामने रख दोगे कि टीचर तैयार है, ताजा ताजा 0.1 मोलार HCl 1 लीटर। तो इस तरीके से अब हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया कि क्या होता है सांद्रता, इसकी इकाइयां क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों हम पीएच, विलियन का पीएच, कैसे किसी विलियन का पीएच मापते हैं, कैसे किसी विलियन का पीएच मापते हैं, कैसे किसी विलियन का पीएच मापते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो जो विलियन होते हैं वो हमेशा उसकी प्रकृति 3 ही प्रकार की होती है। अगर कोई विलियन आपके सामने रखा है तो या तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, या फिर क्षारीय प्रकृति का होगा बच्चों, या फिर तीसरा उदासीन होगा। कोई भी अगर विलियन है तो उसकी प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है, 3 में से एक रिजल्ट आएगा ही आएगा। या तो वो अम्लीय होगा, या होगा क्षारीय, या होगा उदासीन। ओके, तो जो विलियन का पीएच जो होता है तो वो हमें इसकी जानकारी देता है कि किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी द्रव्य की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी विलयन की प्रकृति क्या है। तो इसे हमें मदद करता है ये बताने में हमें पीएच, इसे इसको ज्ञात करना मतलब उस विलयन का पीएच ज्ञात करना। जहाँ पे पी क्या होता है बच्चों, पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल इसका मतलब पावर। किसी भी विलयन में H+ आयन की का पावर क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसमें कितना स्ट्रॉन्ग H+ आयन मौजूद है। तो ये होता है विलयन का पीएच। जैसे कि आपको एक अच्छा सा टेबल दिया है पेज नंबर 63 में, उसमें आपको बताया गया है कि जैसे मनुष्य ये है रक्त है, तो उसका क्या पीएच होता है। अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं, प्योर वाटर शुद्ध पानी, तो बच्चों ये जो होता है इसका पीएच बराबर 7 होता है। इसका मतलब हमारा जो पीने का पानी है एकदम प्योर वाटर शुद्ध जो पानी होता है बच्चों, वो होता है उदासीन प्रकृति का। इसीलिए ना ही हमें पानी पीने पे खट्टा महसूस होता है, ना ही कसैला महसूस होता है, टेस्टलेस होता है। सही, तो टेस्टलेस इसका मतलब कि उदासीन। यही अगर मैं मनुष्य की रक्त की बात करूं बच्चों, तो रक्त जो होता है वो हमारा स्लाइटली बेसिक होता है। तो अगर रक्त की बात करूं तो उसका पीएच जो है 7.4 है। अगर मैं ह्यूमन यूरिन की बात करूं, मूत्र की बात करूं, तो यूरिन जो होता है उसका पीएच 6 होता है। इसका मतलब जो यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो इस तरीके से हम पीएच का, विलयनों का पीएच ज्ञात करते हैं और वो हम पीएच करके ये वैल्यू में उसको प्रदर्शित करते हैं, जो कि 0 से 14 में कोई भी वैल्यू हो सकता है। ऐसा नहीं 150, 250 ऐसे वैल्यू नहीं आएगी, 0 से 14 के अंदर उसकी वैल्यू होती है, जिससे हमें पता चलता है कि दिया गया विलयन या ये पदार्थ जो है वो किस प्रकृति का है। बहुत ही प्राचीन पुरानी जो परिभाषा थी अम्लीय क्षारीय की, वो हमें बताया जाता था कि खट्टा और कसैला, अम्ल जो होता है खट्टा होता है और क्षारीय कसैला होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, ये जो पीएच की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पीएच मापक क्या होता है। पीएच मापक जैसे कि बच्चों आप उस पे मार्किंग होती है 0 से 15 की, आपके पास फुलपट होती है ना, उसमें मार्क 0, 1, 2, 3, 4 करते हुए 14 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक उसमें मार्किंग होती है, तो वो फुलपट आप यूज करते हो। हाँ, अब ये जो पीएच स्केल है इसमें ऐसे मापन होता है, 0 से 14 तक की मार्किंग होती है। ओके, और ये जो कहलाता है वो कहलाता है पीएच स्केल, मतलब पीएच मापक या फिर मापन श्रेणी ऐसा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये 0 से
बीचों बीच हमको 7 मिलता है। अब ये जो 0 से 7 है, अगर इसका किसी भी विलयन का वैल्यू 0 से 7 के भीतर है तो वह विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। अगर किसी विलयन का पीएच 7 से ज्यादा और 14 तक होता है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जैसे कि आपने उदाहरण में मैंने दिया। अब उसके बाद ये जिस विलयन का पीएच 7 होता है, लगभग 7 होता है, वह उदासीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है बच्चों? उदासीन, मतलब न्यूट्रल। ये है एसिडिक, ये है बेसिक और ये है न्यूट्रल। ओके, एक और बात ध्यान देने वाली है बच्चों कि जैसे जैसे हम 7 के करीब आते हैं, अगर मैं अम्लीयता की बात करूं या फिर क्षारीयता, वो कम रहती है क्योंकि वो उदासीन के करीब है ना। इसका मतलब अगर किसी पीएच का विलयन किसी विलयन का पीएच 1 है और पीएच जो है वो 6 है, तो अगर मैं बोलूं कि ये दोनों ही एसिडिक हैं, दोनों ही विलयन की प्रकृति स्टूडेंट अम्लीय है, दोनों ही अम्लीय है, एसिडिक नेचर में है। बट अगर मैं पता करना चाहूंगी कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो जो न्यूट्रल के करीब है वो कम एसिडिक होगा और ये ज्यादा एसिडिक है। तो पीएच 1 जो है और विलयन आपके सामने रखे हैं, एक का पीएच 1 है, दूसरे का पीएच 6 है, तो किसको ज्यादा अम्लीय आप बोलेंगे? पीएच 1 को। तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे इस दिशा में अम्लीयता बढ़ती है, ठीक इसी तरह दाएं साइड जो है वो क्षारीयता बढ़ती है। कल को इसका मतलब किसी विलयन का पीएच 10 है और किसी विलयन का पीएच 13 है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन ज्यादा क्षारीय होगा? पीएच 13 वाला अधिक क्षारीय होगा। तो ये डायरेक्शन में बाई तरफ अम्लीयता बढ़ती है और ठीक ऐसे ही दाई तरफ बढ़ती है। और जब 7 के करीब वैल्यू होता है तो वो होता है कम अम्लीय या फिर कम क्षारीय। जैसे कि हमने बात किया 7.4 रक्त की, तो 7.4 ये जो है वो 7 के करीब है ना स्टूडेंट, तो ये कम क्षारीय है ये सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम पीएच को अब हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट आते हैं वैश्विक सूचक पर। वैश्विक सूचक, अब वैश्विक सूचक जो है उसे बच्चों कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब जैसे अगर आप रोड पे हैं और उसके बाद अगर आप हाईवे पे हैं, रोड पे हैं या सिग्नल पे हैं, सिग्नल पे आप देखते हैं कि अक्सर 2 3 4 रास्ते होते हैं तो वहां सिग्नल लगता है। तो उसके बाद कभी अचानक से जो वाहन चालक होते हैं वो रुक जाते हैं और कुछ पर्टिकुलर समय ठहरने के बाद वो वापस स्टार्ट करते हैं। तो वहां कुछ तो होता है ना जो उन्हें सूचना देता है कि अभी रुकना है और अभी स्टार्ट करना है। तो इंडिकेटर्स आपने देखा होगा, ग्रीन येलो रेड, ऐसे 3 कलर के वहां सिग्नल्स होते हैं। तो वो सूचक होते हैं जो हमें सूचना देते हैं कब रुकना है और कब हमें हमारी गति वापस स्टार्ट करनी है। तो ऐसे ही यहाँ पे अब कैसे हमें पता चलेगा कौन सा विलयन किस प्रकृति का है? इसकी भी तो सूचना किसी ने हमने देनी चाहिए ना। तो वो कौन है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, वैश्विक सूचक। यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों जो है वो हमें सूचना देता है कि दिया गया पदार्थ या विलयन उसकी प्रकृति क्या है। तो ये जो विलयन वैश्विक सूचक होता है बच्चों, ये स्ट्रिप में होता है या फिर सोल्यूशन फॉर्म में मिक्स कर देते हैं तो इसमें कलर चेंज होता है। जैसे अगर मैं इस सोल्यूशन की बात करूं, यहाँ पे आपकी बुक में एक चार्ट दिया गया है। पीएच मापक जो है उसमें 0 से 14 तक के अलग अलग रेंजेस हैं। आप ऐसे देखेंगे तो उधर अलग अलग रेंज है।
तो कल को ये आप विलियन में मान लो ये स्ट्रिप डाल दिया आपने, पीएच पेपर इसे कहते हैं, अभी ये स्ट्रिप आपने डाल दिया, इसका कलर हो गया बदल गया, और इसका कलर जो है वो बदल गया। मान लो इसका कलर जो हो गया वो एकदम से वायलेट हो गया, वायलेट कलर हो गया। अब आप इस ये जो है 14 कलर की एक पट्टी होती है पीएच स्केल, जो कि आपके बुक में यूं दिखाई गई है। तो ये जो विभिन्न कलरों के रेंज की पट्टी है जो कि पीएच मापक है, आप इसका कलर इधर हर एक कलर की रेंज से मैच करोगे। मान लो इसका कलर और इसका कलर मैच कर गया, ये वाला जो है जो कलर चेंज आया विलियन में, जब आपने वो पट्टी डुबोई, वो पेपर का स्ट्रिप आपने डुबोया, ये पेपर का कलर बदल गया। बदल गया तो भाई किससे मिल रहा है, क्या इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे 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 किससे मिल रहा है, तो आप देखते हो इससे मिल रहा है, तो इसके ऊपर लिखा है 14। तो आप समझ जाओगे कि विलियन का पीएच जो है वो 14 है। इसका मतलब कि विलियन जो है वो क्षारीय प्रकृति का है, एट द सेम टाइम उसका पीएच जो है वो 14 है। मान लो अब एक और विलियन है, मान लो नींबू का रस है, नींबू का रस, इस बार इसमें नींबू का रस है, बट मैंने आपको नहीं बताया है, तो आपको कैसे पता चलेगा? उस विलियन पे तो नाम मैंने लिखा नहीं है कि ये नींबू के रस का विलियन है, आपको नहीं पता। आप अगेन पीएच की एक स्ट्रिप डालोगे, पीएच पेपर की एक स्ट्रिप डालोगे, या फिर यही काम आप वैश्विक सूचक द्वारा भी कर सकते हो। वैश्विक सूचक की मान लो 2 बूंद डाली, फिर आपको समझ में आ जाएगा जिस हिसाब से कलर चेंज होगा वहां पे कलर चेंज से आपको मैच करना है। मान लो इसका कलर जो है बच्चों वो इससे मिल गया, आपने सबसे मैच किया, इससे 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 यहाँ से यहाँ तक उसका कलर सबसे ज्यादा क्लोज इससे है। इसके ऊपर क्या लिखा है? 3, तो आप लिखोगे पीएच बराबर 3। तो इसका मतलब नींबू के रस का जो पीएच, जो नींबू के रस का विलयन है उसका पीएच आप 3 मार्क कर दोगे। तो इस तरीके से बच्चों हम वैश्विक सूचक, ये जो कुछ संश्लेषित पदार्थों से बना हुआ मिश्रण है, पुराने जमाने में बच्चों चुकंदर, हल्दी, कोमल कमल की पंखुड़ियां, ऐसे सारी चीजें जो प्राचीन मेथड्स होते थे उससे हम विलयन का प्रकृति पता करते थे। बट अभी जो है वो लेबोरेटरी में बहुत सारे इंडिकेटर सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये है एक बेस्ट एग्जांपल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि संश्लेषित मतलब सिंथेसाइज्ड मतलब बनाए गए सूचकों के मिश्रण से बना हुआ ये पदार्थ है वैश्विक सूचक, जो हमें मदद करता है पता लगाने में कि किस विलयन की प्रकृति कौन सी है, अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर उदासीन है। अब एकदम जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, विज्ञान बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, तो ये सारे जो है वो हम 11th-12th में टीवाई में लेबोरेटरी में आजमाते हैं। जो बड़ी बड़ी रासायनिक या केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे जो ये होते हैं इंडस्ट्रीज होती हैं, अब वहां पे सीधे सीधे पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है बच्चों। पीएच मीटर मतलब पीएच मापक, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऐसे क्षणें होती हैं, ऐसे क्षण होती हैं, और जो कि एक है, ठीक है। तो ये है पीएच मीटर और ये है उससे अटैच्ड छड़। जैसे ही आप बीकर में इसे इमर्स करोगे, जैसे ही इसको आप बीकर में डुबोगे, तो यहाँ पे आपको वो आपको वैल्यू दे देगा। इसका पीएच 10 है, इसका पीएच 12 है। कोई भी विलियन में आप सिर्फ ये क्षण को डिप करते जाओ और ये जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि उसका पीएच क्या है। झंझट ही खत्म, नहीं डिबोना है। और इसमें एक्यूरेसी भी 100% होती है, 100% एक्यूरेसी। तो ये अभी एडवांस मेथड है पीएच मीटर। ये इंस्ट्रूमेंट, इस उपकरण के द्वारा आप सभी विलयनों का पीएच इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बच्चों, हमारा लास्ट जो छोटा सा रह गया है वो क्या है? स्वाध्याय का एक प्रश्न है जो हमें हल करना है हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड। वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है स्टूडेंट, कि उन्होंने क्या किया है, कुछ पदार्थों का जलीय विलयन दिया है। तो वहां पे 11 जलीय विलयन है और उसका आपको वर्गीकरण करना है।
वर्गीकरण कैसे करना है स्टूडेंट? 3 वर्गों में उसका वर्गीकरण करना है। ओके, तो 3 वर्गों में उसका वर्गीकरण करना है। पहला है pH बराबर 7। इसका मतलब जिन पदार्थों का इसमें pH 7 है, इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होगा कि जो विलयन उदासीन है, जैसे कि नमक, तो नमक को आप पहले वर्ग में रख दो, काम खत्म। दूसरा वर्ग क्या है? pH 7 से कम। तो pH जो होगा वो 7 से कम, और जो लास्ट वाला वर्ग है बच्चों वो है pH 7 से अधिक। तो इस प्रकार के 3 आपको ऐसे वर्ग बनाने हैं। 2 कॉलम बनाओ और 3 ऐसे टाइटल दे दो, और यहाँ आप विलयनों का नाम लिख दो। तो इसके लिए बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट कि कौन से पदार्थ अम्लीय प्रकृति के हैं और कौन से भास्मिक। जैसे कि मैंने बोला, आपके पास पीएच मीटर तो है नहीं, पीएच मापक भी नहीं है, अभी आप सभी के पास वैश्विक सूचक भी नहीं है, और ना ही मैंने ये पदार्थ आपको दे रखे हैं जिससे आप इस बात का पता लगा सको। माना आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछा है, बट कम से कम 7 से कम और 7 से अधिक की जानकारी हम रख सकते हैं। अब आप वो पूछोगे ये हम कैसे रख सकते हैं टीचर? तो आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और उसमें 1 से 18 समूह पढ़े हैं, तो आपने देखा है पहले और दूसरे समूह में जो तत्व हैं, और उसके बाद में वहां पे जो 15वें 16वें 17वें समूह में सदस्य हैं, तो आप देखते हो एक को कहते हैं अल्कली मेटल, एक को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस तरीके से जो क्षारीय धातुएं और भूक्षारीय धातुएं होते हैं, तो जैसे कि उनमें नाम ही लिखा है क्षारीय धातुएं, भूक्षारीय धातुएं। अब इन्हें क्षारीय क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इनका जलीय विलयन जब ये तैयार करते हैं तो वो क्षारक होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं स्टूडेंट। तो अगर मुझे आइडिया है कि पहले समूह और दूसरे समूह के तत्व जब अपना विलयन तैयार कर रहे हैं, तो जरूर से उनकी प्रकृति क्षारीय होगी और उनका पीएच बच्चों 7 से अधिक होगा, और इसीलिए वो थर्ड वाले वर्ग में आएंगे। अगेन सोडियम आप जानते हो, तो आपके समूह 1 में आएगा, तो इसलिए सोडियम एसीटेट। ऐसे ही स्टूडेंट अगर आप नेक्स्ट पे जाओ तो हाइड्रोजन क्लोराइड। अब HCl तो जो है वो हम आपको कब से पूरे एग्जाम्पल में HCl ही हमने लिया था, इसका नाम ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल इसका मतलब 7 से कम पीएच, तो वो बिना कहे इधर आ गया, मैंने उसका ये लिख दिया है, अणु सूत्र लिख दिया, आप शब्द में लिखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट, वो भी जो है एक गैस है और एसिडिक प्रकृति की है। अब पोटेशियम ब्रोमाइड बच्चों यहाँ आएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला है बच्चों KBr। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ आएगा? ये कैल्शियम अगेन आप देखोगे तो सोडियम पोटेशियम उसके नीचे आता है, यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम उसके नीचे आता है पोटेशियम कैल्शियम। तो दूसरे समूह का सदस्य, तो अगेन आपको आएगा बेस में 7 से अधिक क्षारीय प्रकृति का, तो यह एक क्षार है, यह एक बेस होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्लोराइड है। अब ऐसे ही सिरका, बोलने वाली बात नहीं है, सिरका भी एसिडिक है, खट्टा होता है सिरका। कहीं दूर घर में मम्मी सिरके का लिड ही ओपन करती है कि हम कहीं मम्मी किचन में लिड ओपन कर रही है और हम हॉल में बैठे हैं, फिर भी हमारे मुंह से पानी आने लगता है। तो सिरका जो है वो अम्लीय है, जैसे कि मैंगो कैरी होती है खट्टी होती है, नींबू होते हैं खट्टे होते हैं, अम्ल होते हैं। तो ऐसे ही विनेगर भी बच्चों, सिरका मतलब विनेगर जो कि अम्लीय है, उसका पीएच 7 से कम है। फिर सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम एसिटेट यही आएंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद स्टूडेंट्स है अमोनिया। अमोनिया जो है वो अगेन बेस है NH3। और नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि स्टूडेंट्स क्या है? एसिडिक है, क्योंकि आप देख रहे हो सल्फर जो है वो 16वें
एक लास्ट ब्रीफिंग में देख कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखा। हमने पीएच मीटर के बारे में बात की, पीएच मापक। उसके बाद हमने पढ़ा वैश्विक सूचक। और अब हमने लास्ट में किया है, हमने कुछ पदार्थों के जलीय विलयन को हमने वर्गीकृत किया है, इन 3 कैटेगरीज में, इन 3 वर्ग में विभाजित किया है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। अगर आपको किसी को भी कुछ डाउट है आज के लेक्चर में तो प्लीज